हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी लोगों की तैयारी यहाँ पर बेहतर चल रही होगी और जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है आपका एक महीना यहाँ पर रह गया है। मान लीजिए कि आपका 15 या 16 नवंबर को एग्ज़ाम होता है, तो मात्र एक महीना आप लोगों के लिए होगा। तो एक महीना अभी बाकी है और जैसा कि यहाँ पर आपको हम हर रोज़ एक सीरीज़ लेकर आते हैं और सीरीज़ के तहत आपको एक वीडियो दिया जाता है। और एक वीडियो की अगर ये बात करें तो ये आपका जो वीडियो है ये होने वाला है 5वां पार्ट, यानी कि इसके जो पहले 4 पार्ट हैं आपके प्रैक्टिस क्लासेस, यानी जो प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए, उसकी 5वीं क्लास है। बाकी अगर आपने नहीं देखी हुई है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे दिल्ली पुलिस 2023 प्रैक्टिस सेट, तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें ये 5वां वीडियो है। बस आप लोगों को इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना है। वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए आपको कम से कम नहीं देंगे तो 40 प्लस वीडियो जो है आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम का जो एनालिसिस भी हम प्रोवाइड करा देंगे, आपका हर शिफ्ट का एनालिसिस करवा देंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन था। देखिए 2011 से जनगणना से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक आबादी की बात करें तो पहला स्थान इसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश का। वहीं दूसरा स्थान आबादी के मामले में महाराष्ट्र का आता है, तीसरा बिहार का आता है और चौथा आता है पश्चिम बंगाल का। तो इसी तरह से कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि कौन से वो 4 या 5 राज्य हैं जिनमें कि भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। तो ये 4 तो आपके सामने हो गए जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। वहीं पर अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात कर ली जाए कि वो किस आपके राज्य का है, तो सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व होता है वो बिहार का होता है, क्योंकि देखिए वहाँ की जनसंख्या अधिक है और क्षेत्रफल वहाँ का कम है बाकी की अपेक्षा, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से। बाकी अगर बात कर लें आपसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अगर सबसे कम में जब ये पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता के मामले में बिहार भी सबसे नीचे आता है। अगर पूछ लिया जाए साक्षरता दर सबसे कम किसकी है, तो सबसे जो नीचे आएगा वो बिहार ही आएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो केरल आ जाएगा, और सबसे अधिक लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो भी उसका आंसर केरल होगा, और सबसे जब कम लिंगानुपात पूछा जाएगा तो फिर उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सबसे कम अगर जनसंख्या की घनत्व से अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम पहले सिक्किम की आती है, फिर उससे आपकी थोड़ी ज़्यादा मिजोरम की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है और आगे गोवा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको नीचे या ऊपर से जो होता है कोई भी रैंक आपको 3 से 4 राज्य याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपको बता चुके हैं अरुणाचल प्रदेश होता है, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। और वहीं सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार आपको होता है, जिसमें कि आपके स्क्वायर मीटर में 1106 व्यक्ति पाए जाते हैं। सोचिए कि 1106 व्यक्ति पाए जाते हैं और कहीं केवल 17 व्यक्ति पाए जाते हैं। कितना यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए समान नागरिक संहिता से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि जिसको आप यहाँ पर बात करें, समान नागरिक संहिता होता है कि देश के जो सभी नागरिक हों, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित होते हैं, किसी भी व्यक्तिगत विषय से संबंधित होते हैं, लेकिन उनके साथ जो संवैधानिक और जो कानून है उनका सभी के पास समान कानूनी अधिकार होगा पूर्ण रूप से। और ये देता कौन सा अनुच्छेद है, तो ये संविधान का अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल जो 44 होता है इसके तहत आपको मिलता है। और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ अगर आपसे कभी ये पूछा जाए तो सबसे पहले इसे भारत के गोवा राज्य में लागू किया गया था। उसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहला जो है रेबीज मुक्त राज्य कौन सा था, यानी कि रेबीज जो मुक्त राज्य था पहला सबसे कौन था, तो वो भी गोवा था। और हर घर जल मिशन के तहत अगर आपका पूरा होने वाली बात करें कि हर घर जल मिशन के तहत ये जो सपना पूरा हुआ उसमें भी पहले किसका सबसे आपका पहला राज्य था, तो वो भी गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का किला शीश महल का निर्माण किसने करवाया हुआ था, यानी आगरे के जो किले में शीश महल है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो इसका जो निर्माण है वो मुगल शहंशाह शाहजहां के द्वारा 1637 में करवाया गया था। देखिए शाहजहां की बात करें तो जो शाहजहां था इन्होंने और भी काम किए, जैसे अगर आपसे ताजमहल की बात करी जाए तो ताजमहल जो था वो भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया। आगे दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। बाकी अगर आपसे बात करें कि आगरा शहर का निर्माण यानी कि किसने बसाया, किसने बनाया था आगरा निर्माण, तो वो बनाया था 1506 के समय में यहाँ पर बनाया सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी क्या था कि ये दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक हुआ, यानी कि अंतिम जो साम्राज्य था वो लोधी साम्राज्य था, और उसका जो अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का वो था यही सिकंदर लोधी। क्योंकि देखिए जब 1526 आता है तो 1526 में होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई, यानी कि जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और इसमें किसके बीच हुआ, तो ये बाबर और उसके साथ में हुआ, जाके बाबर के साथ में इब्राहिम लोदी को, और बाबर ने हरा दिया यहाँ पर इब्राहिम लोदी को, और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत में कर दी गई थी। 1526 में पानीपत का प्रथम होता है, और 1556 में जो था वह राजा विक्रमादित्य यानी हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। वहीं अगर आपसे कभी तृतीय युद्ध पूछ ले पानीपत का तो वो 1761 में लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सारे जितने फैक्ट बताते हैं आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं अगर आप चाहेंगे कि आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाते हैं। बाकी हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिख लिया करिए। नेक्स्ट है पटियाला में जो देखिए शीश महल था वो 1847 में इसकी स्थापना महाराजा नरेंद्र सिंह ने करी थी। अगर आपका आगरा के किला का शीश महल पूछा जाए तो शाहजहां ने बनवाया। अगर पटियाला में शीश महल जो है उसकी बात करी जाए तो वो बनवाया महाराज नरेंद्र सिंह ने 1847 में। शीश महल जो लाहौर के किले में बना हुआ है वो बना 1631 और 32 में, और इसका भी शासक उस समय शाहजहां रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाश्वती सेन किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर हैं। देखिए यहाँ पर बात करें शाश्वती सेन की तो ये है कथक की, यानी कि कथक से इनका संबंध है। और कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। जैसा कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन्हीं में से क्या होता है कि एक कथक होता है। तो कथक से संबंधित है सरस्वती, यहाँ पर जो आपका सरस्वती सेन, और इनके जो गुरु थे यानी कि पंडित बिरजू महाराज थे। और बिरजू महाराज कई बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में ना आए, तो बिरजू महाराज तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो सरस्वती सेन की बात करें तो 2004 में क्या हुआ कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है भारत में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। देखिए जो द्वैध शासन प्रणाली थी ये क्या थे कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी गई थी। इसमें अब ये पूछा गया कि वो कौन सा एक्ट आया जिसके तहत क्या था इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा किया गया था। 1919 में क्या था कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की जो स्थापना करी गई थी। तो द्वैध शासन की अगर स्थापना आपसे पूछे कि किस अधिनियम के तहत होती है तो वो हुई थी 1919 के तहत। और 1919 में आपके और भी आए थे, यहाँ पर रॉलेट एक्ट भी आपका उसी समय आया 1919 में। 1919 में सबसे बड़ा आपका मैस्केयर हुआ जिसको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। उसके साथ 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा द्वैध शासन की स्थापना करी गई थी। और इसकी जो शुरुआत है इस प्रणाली की द्वैध शासन की 1765 में करी गई, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने ही करी थी, जिसे कि 1772 तक जारी रखा गया कुल 7 सालों तक। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर इसके आगे और बात करें हम तो जो वॉरेन हेस्टिंग था इसने क्या किया कि आपके जो द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में लगाई गई थी 1765 में, यानी 1765 में लॉर्ड क्लाइव क्या था कि वो लगाता है द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में। और 1772 में आता है वहाँ पर आपका वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या था कि स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा प्रणाली शुरू की गई थी। तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो किस
गवर्नर के द्वारा शुरू करी गई, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे कि भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। बाकी भारत में सहायक संधि की अगर बात करी जाए कि जो सहायक संधि प्रणाली थी उसका जनक कौन था, वो किसके द्वारा शुरू करी गई, तो वो शुरू करी गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे सहायक संधि प्रणाली के जनक के तौर पर देखे गए थे। अब आपको बस ये कमेंट करके बताना है कि जो 1853 में ट्रेन चली हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, वो किस गवर्नर के समय में चली थी, या फिर भारत में किस गवर्नर जनरल को रेलवे का जनक कहा जाता है। जस्ट कमेंट डाउन, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप तुरंत का तुरंत अभी कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, हाँ एक ये आपका पॉइंट काफ़ी अच्छा है, ल्यूसेंट बुक में भी दिया हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग आपका एकमात्र ऐसा गवर्नर रहा हुआ था जिस पर भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो इस पर महाभियोग चलाया गया था, इकलौता ऐसा गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। तो कभी आपसे पूछ सकते हैं कि इकलौता जो गवर्नर था वो किस पर, यानी कौन था जिस पर चलाया गया था आपका महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से कौन सा देश नहीं है। मान लीजिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया गया, तो सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो सबसे पहले आपका इंडिया आता है, फिर चाइना आता है, उसके बाद आपका यूनाइटेड स्टेट्स आता है, फिर आपका इंडोनेशिया आता है, फिर आपका पाकिस्तान आता है, उसके बाद आपका ब्राज़ील, नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश आता है और फिर रशिया आता है, उसके बाद आता है मैक्सिको। तो ये टॉप 10 कंट्री आपको याद रखनी जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक है, तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें कि लावड़ी तो कई बार देखने को मिलता है और एक तमाशा, यानी कि लावड़ी और तमाशा दो ये ऐसे नृत्य हैं जिनको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। धनगरी गजा भी आता है, कोली नृत्य कई बार पूछा गया, तो आपको 3-4 जरूर याद रखने, एक तमाशा, एक कोली, एक धनगरी गजा और एक लावड़ी। तो ये 4 नृत्य तो आपको बिल्कुल ही आपकी जुबान पर होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती। देखिए यहाँ पर बात करी गई कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको जो सीमा है वो म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। तो म्यांमार की अगर सीमा की बात करें तो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड की सीमा लगती है, मणिपुर लगती है और मिजोरम की सीमा लगती है, जिसमें कि सबसे अधिक जो सीमा होती है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो 4 लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसमें कि सबसे कम जो सीमा लगती है वो नागालैंड की लगती है म्यांमार से, और सबसे जो अधिक लगती है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश की। तो भारत की बात करें तो भारत जो होता है भूटान सीमा से 699 किलोमीटर, असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश क्या है 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम जो है 32 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आगे और सीमाओं की हम बात कर लेंगे। यहाँ पर नेपाल की अगर बात करें कि किसके साथ कौन सीमा कितनी साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर साझा करता है उत्तर प्रदेश, यानी कि जो सबसे अधिक करता है। दूसरा 551 किलोमीटर यहाँ पर करता है उत्तराखंड, और उसके बाद आपका करता है यहाँ पर 275 आपका वेस्ट बंगाल करता है, बिहार 726 करता है, सिक्किम आपका क्या करता है ये आपका 999 करता है। सॉरी, आपका ये जो टोटल आपका 1751 किलोमीटर होता है जो कि सीमा साझा करता है, यानी कि कुल 1751 किलोमीटर सीमा नेपाल भारत के साथ में साझा करता है, जिसमें कि सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश के साथ में और सबसे कम होता है सिक्किम के साथ में। वहीं चीन की बात करें तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर होता है, जिसमें कि सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के साथ में करता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम जो चीन के साथ साझा करता है वो होता है हिमाचल प्रदेश। तो ये आप लोग देखिए मैप से इसको पढ़ा करिए, जब आप मैप से पढ़ेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो मैप से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है, तो मैप आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है। यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति का कार्य पूछा गया है पादप कोशिका में। तो कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं जो प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है, ये कोशिका भित्ति का कार्य होता है। कोशिका भित्ति जो होता है उसका कार्य होता है आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। पादप में क्या होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी किसकी होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में जिनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आपको जो हर सारी अपडेट है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जाइए, वहाँ पर जुड़ जाइए। हर तरह की अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन में वापस आएंगे। क्वेश्चन है आपका कि लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है। देखिए लवलीना बोरगोहन वही थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग के अंदर मेडल जीता हुआ था, यानी कि कांस्य पदक जीता हुआ था। तो आपको याद रखना है, कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता लवलीना बोरगोहन ने। और इनके बात करें तो इनका संबंध किस खेल से है, तो बॉक्सिंग से। अगर इनसे संबंधित राज्य पूछा जाए तो ये संबंधित हैं असम से। और टोक्यो ओलंपिक की भी बात कर लेते हैं तो कुल 7 पदक जीते भारत ने, जिसमें कि 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। सिल्वर आपको याद रखने रवि दहिया और मीराबाई चानू ने। रवि दहिया ने कुश्ती के अंदर जीते, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंदर। और गोल्ड तो सभी को पता है, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता हुआ था। और इस ये क्या था कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा पदक था, लेकिन अगर आप स्पोर्ट कैटेगरी में देखेंगे तो पहला होगा, क्योंकि 2008 की ही बात है जब अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर जीता हुआ था। आपका जो यहाँ पर गोल्ड मेडल है उसको 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता हुआ था शूटिंग में। नेक्स्ट आगे आप लोग देखेंगे कि प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस विधा के लिए विश्वविख्यात हैं। देखिए जगजीत सिंह की बात करी गई और ये जो क्वेश्चन है आपका MTS 2023 में 3 से 4 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं देखने में आया था, बाकी 2022 में भी पूछा गया। तो ये गज़ल से संबंधित है, यानी कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि गज़ल सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो गज़ल सम्राट के नाम से जो जाने जाते हैं वो होते हैं जगजीत सिंह। तो आपको याद रखना है कि जगजीत सिंह गज़ल से संबंधित हैं, इन्हें गज़ल सम्राट कहा जाता है। और इनसे जो संबंधित राज्य है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत किस मंडल की है, सबसे कूलेस्ट आपके यहाँ पर पूछिए। तो ये होती है आपकी मेसोस्फीयर, यानी कि जो मेसोस्फीयर है सबसे ठंडी है। और सबसे गर्म अगर बात करी जाए वायुमंडल की तो वो है थर्मोस्फीयर। बाकी उस क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मंद मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगर आपसे कभी ओजोन पूछ ले, ओजोन परत किस में होती है, तो जो ओजोन परत है वो होती है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, सारी मौसम संबंधी जो गतिविधियां होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। सबसे अधिक जो घनत्व है वो क्षोभ मंडल का होता है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति को माघसाजी के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। देखिए मकर संक्रांति क्या होता है कि हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो आपका माघसाजी पूछा, माघसाजी के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। बाकी अगर यही बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात में क्या होता है कि ये जो मकर संक्रांति है इसे पतंग महोत्सव के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ अगर यूपी बिहार में बात करें तो यूपी और बिहार के अंदर इसको खिचड़ी बोलते हैं। हरियाणा पंजाब की तरफ जाएंगे तो इसे लोहड़ी, इसी को एक तरह से समझ सकते हैं, बोलते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पर अलग अलग नाम से इसको आपका संबोधित किया जाता है। और तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु में से ही पोंगल बोला जाता है। तो याद रखना है, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में पतंग महोत्सव, उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी, हरियाणा पंजाब में लोहड़ी और हिमाचल प्रदेश में माघसाजी। तो ये मकर संक्रांति ही है जो अलग अलग नामों से हर राज्य में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंगा ने किस समाज की स्थापना की हुई थी, यानी कि किस समाज की स्थापना की थी। तो ये देखिए समाज से रिलेटेड हम आपको पहले भी आपको डेट याद करवाते हैं। तो 1867 यानी 1867 में आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की हुई थी।
इसी साथ साथ देखेंगे एक 1828 याद रख लो, एक 1867, एक 1873 याद रख लो और एक 1875। 1878 ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, 1875 आर्य समाज दयानंद सरस्वती, 1867 यहाँ पर प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा, 1873 सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ये चारों यहाँ पर याद रखना है। बाकी ब्रह्म समाज जो शुरुआत है शुक्ला आपकी ब्रह्म समाज की वो 1828 में राजा राम मोहन रॉय। हाँ, एक वेद समाज और आपको याद रख लेना है, जो वेद समाज था इसकी जो स्थापना ये करी गई केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में, यानी कि ये जो प्रार्थना समाज है उससे 3 साल पहले यानी 1864 में क्या है कि वेद समाज की स्थापना करी गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में इसकी शुरुआत दुर्गा राम मोहतजी और दादोबा पांडुरंगा के द्वारा करी गई थी। तो ये यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल में है। इसकी स्थापना जो है 1936 में करी गई थी। यह भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है और यह एकमात्र भारतीय राज्य है जिसका कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो है पंजाब। यानी कि पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना आ सकता है। और भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 10 जो कि सबसे अधिक है। यानी सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है जो कि जिनकी संख्या 10 है। सबसे आपके कम यानी कि एक भी जहाँ पर नहीं है वो है पंजाब। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये है उत्तराखंड में। पहला इसको राष्ट्रीय उद्यान मानते हैं और हाल में ही इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन याद रखना, पूछा जा सकता है। बाकी अंडमान और निकोबार दूसरे स्थान पर आता है क्योंकि यहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तो इसी तरह की आपको भयानक यानी कि ज़बरदस्त आपको क्लासेस मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए दिल्ली पुलिस के बेहद ही बेनिफिशियल होंगी। तो बस आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हर तरह को आपको यानी कि हर दिन आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस वीडियो दिल्ली पुलिस का मिलता रहेगा। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।